Hi students, very good evening to all. How are you? Hope you are doing very good. हमने लास्ट क्लास तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. ऑलमोस्ट मीन्स 90% चैप्टर कवर हो चुके हैं. आज सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. स्टूडेंट्स, लास्ट दो क्लासेस में मैंने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे. तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी हर चैप्टर की, तो इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करो, वो प्रैक्टिस के लिए है, वो जरूर फॉलो करनी चाहिए, बट योर बेसिक इज एनसीईआरटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है स्टूडेंट्स? देखो, जूल्स हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम है. उन्होंने ये बताया कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टर में से पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है स्टूडेंट्स? रेजिस्टर में से. सो कुछ टाइम के बाद वो हॉट हो जाता है, मीन्स वो रेजिस्टर जो है वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं इन मूविंग द चार्जेस को मूव कराने में, जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. इसीलिए हमारा जो रेजिस्टर है वो हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है. अब जूल्स ने कुछ फैक्टर्स बताए कि किन किन फैक्टर्स पे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड करता है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम डिनोट सबसे पहले कर रहे हैं सिंपली एच से. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ द करंट. H is directly proportional to I square. I means current, so square of the current. ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जिसका रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, और उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. कंप्लीट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर बहुत छोटा है, कहीं से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं. So H is proportional to I square, and the second factor is that it is directly proportional to R. Here R stands for resistance. Means अगर resistance बढ़ रहा है तो heating effect भी बढ़ेगा. Next है हमारे पास time, जिसको हम डिनोट करते हैं T से. That is your number 3 equation. That means सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है और उसमें से कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स ये टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी इंक्रीज हो जाएगा. Basically it depends on the three factors. The first one is it depends on the square of the current. Second factor is it depend on the resistance, and your third factor is that it depend on the time. Now you got the three equations. So when I will combine the three equations, so H is proportional to I square RT. H किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I square RT. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी हम रिमूव करते हैं, हमारे पास क्या आता है? एक कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या आ गया? एक कांस्टेंट के I square RT. और यहाँ पे स्टूडेंट्स के की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1. तो H की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी? I square RT. ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया. फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ध्यान यही रखना है, दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अब इसी फॉर्मूले को जब हम ओम्स लॉ से चेंज कर देंगे, तो हमारे पास और रिजल्ट आ जाएंगे. तो हम अपनी क्वेश्चन की गिवन कंडीशन से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V किसके इक्वल है? I है. स्टूडेंट्स, यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी? V बाय R. H मेरे पास किसके इक्वल हो गया? I स्क्वायर की जगह पुट कर दो, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, R इंटू टी. R से R कैंसिल, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया V स्क्वायर बाय R इंटू टी. सिमिलरली यहाँ से देखो, मैं R की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. R किसके इक्वल है? V बाय I. तो यहाँ पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. H क्या हो गया? I स्क्वायर
आर के प्लेस में हमारे पास क्या आ गया, V बाय आई इंटू, सो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट का एक और फॉर्मूला आ गया वी आई टी, एक हो गया आई स्क्वायर आर टी और एक ही हो, देखो सारे याद करोगे सो इट विल बी टफ फॉर यू, बट अगर फॉर्मूला सिर्फ ई याद कर लोगे बच्चे और उससे रिलेटेड बाद में ओम्स लॉ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट्स इट। अगर किसी को डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, ओके। सो after this you got the expression I square RT and H equals to I VIT। अब इसी से रिलेटेड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास क्या है, देखो पावर का मतलब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम कितना काम कर रहे हैं और उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। सिंपल मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास इतनी पावर है, सो इसका मतलब मैं बोलूँ कि तुम कितना काम कर पा रहे हो, और अगर तुम ज्यादा काम कर रहे हो कम टाइम में, सो आई कैन से दैट you have high power, that means you are very powerful, right? So it means what students, if I am saying that इलेक्ट्रिकल पावर, सो पावर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो पावर इज इक्वल्स टू W बाय T। पावर किसके इक्वल आया, वर्क डन बाय टाइम। अब हमें पता है कि ये देखो ये हीट है, दैट मीन्स दिस हीट द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऐसा ही तो बोलते हैं, यानी कि यही वैल्यू हमारे पास किसकी है, वर्क डन की। सो ये हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, वी आई टी बाई टी। सो यहाँ से पावर का स्टूडेंट एक फॉर्मूला आ गया सिंपल वी आई। अब अगेन यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा सकते हो और अलग अलग फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। सो when you will substitute the Ohm's law, so according to Ohm's law V is R into I, so V की जगह substitute कर दूंगी मैं RI, so RI into I, so this will be equals to I square R। so यहाँ से एक पावर का फॉर्मूला आ गया I square R। स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट दैट कि ये फॉर्मूला कब देखो यूज कोई भी कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है, बट आई विल सजेस्ट अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन लेट सपोज बल्ब्स हैं या रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे पास क्या सेम रहता है स्टूडेंट्स, करंट, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहीं से देखो अगर मैं आई की जगह वी बाय आर पुट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, सो मेरे पास क्या आ गया वी स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ से पावर मेरे पास किसके इक्वल आ गई, वी स्क्वायर बाय आर। अब व्हाट आई विल सजेस्ट अगेन कि हमें बात पता है कि पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, सेम। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मीन्स आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे आई नहीं है, सो मुझे कहीं पे कुछ एलिमिनेट नहीं करना होगा। सो मैं डायरेक्टली जो फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ वी स्क्वायर बाय आर। अब बहुत सिंपल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं और एक बार कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमारे पास आ जाता है 1 किलोवाट आवर। तो हमें ध्यान रखना है, ये क्लास 9th में भी किया था, दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, now a resistance of 12 ohm is connected to a battery of 10 volt. The heat energy in joules generated per minute is. See, it's a very simple question.
Question is saying that a resistance is given to you, that is 12 ohm. Now it is connected to a battery of 10 volt. So that means V is also given to you, that is 10 volt. What you have to find? You have to find the heat energy in joules generated per minute. So that means you have to calculate heat. So your heat will be equals to, देखो अब यहाँ पे V है और R है और पर मिनट, दैट मीन्स टाइम हमें दे रखा है पर मिनट. सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेकेंड, राइट. अब हमें हीट एनर्जी निकालनी है. सो हमने देखो V दे रखा है, सो मैं फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ. देखो अगर नहीं याद कि कौन सा फॉर्मूला है, अभी तो चलो मैं शो कर देती हूँ. देखो V स्क्वायर बाय R इंटू टी. बट अगर नहीं याद, एक तो एटलीस्ट याद रखना I स्क्वायर आर टी. 10 into 10 by 12 into 1. So this will be your equals to V square is 10 by 10. Yes. I can say that 1 minute is 60 seconds. Here it is 60. So here it is 60. 610. So ये हमारे पास हो जाएगा 500 जूल्स. तो ये आंसर आ गया मेरे पास 500 जूल्स. यहाँ पे 1 मिनट था, सो 1 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेना है? सेकेंड्स में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं. सो इसके लिए बहुत सारे बुक्स में इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होता है, बट आई विल नॉट सजेस्ट टू यूज दैट फॉर्मूला. आई विल सजेस्ट टू यूज द टू अंडरस्टैंड द concept. So question is, an electric bulb is rated 60 watt, 220 volt. If it is operated at 110 volt, then find the power consumed by it. देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब है. अब ये बल्ब की रेटिंग हमें दे रखी है. देखो हम कोई भी बल्ब परचेज करते हैं तो उसका पावर और उसका V पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन होता है उसके कवर पे. सो अब बल्ब की रेटिंग दे रखी है 60 वोट एंड 220 वोट. सो पावर यहाँ से मेरे को कितना दे रखा है? 60 वोट. V कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 220 वोट, राइट. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट. सो अगर मैं उसको 220 पे ऑपरेट नहीं करके 110 पे ऑपरेट कर रही हूँ, तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज करना, वो करना P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R. अब बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही रहेगा. सो यहाँ से पावर आ गई 60, V स्क्वायर आ गया 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R. सो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हो R, राइट. तो यहाँ से अगर मैं R कैलकुलेट कर दूँ, सो वो मेरे पास आ जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60. या फिर अगर क्वेश्चन को यहाँ पे भी अभी लीव करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो. अब वो बोल रहा है इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, दैट मीन्स अब जो पावर है वो हम कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं? 110 वोल्ट पे. सो दैट मीन्स 110 होल स्क्वायर बाय R, राइट. सो इसको अभी स्टेप को रिमूव करो, यहीं से समझ लो, इजी रहेगा. सो यहाँ से पावर हो जाएगी 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय R. सो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए. आई मैंने बताया कि स्टूडेंट्स हमारे पास पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा बल्ब का रेजिस्टेंस तो हमारे पास सेम रहेगा. सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई. सो अब ये सिंपली दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो ये R से R कैंसिल, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P इज इक्वल्स टू 100 इंटू 110. तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू पावर. सो पावर हमारे पास कितनी आ गई? 50. देखो बहुत सिंपल है.
सिर्फ P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर दोनों फॉर्मूलेस में यूज किया, दो इक्वेशंस बनाई, उनको डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया, सिंपल। सो फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से या कोई भी रेफरेंस बुक से ट्राई करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज़्यादा इस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। सीरीज पैरेलल हो गया, ओम्स लॉ हो गया और जूल सिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो, इन तीनों से ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं, राइट। थ्योरी ओम्स लॉ से भी बन जाती है बोर्ड्स में, बट सीरीज पैरेलल से न्यूमेरिकल श्योर है या फिर इस टॉपिक से श्योर है। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो स्टूडेंट्स उसको करना, और इफ कोई क्वेश्चन नहीं बनता यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, and in the coming classes we will start the magnetic effect of current. Okay, have a nice day, bye.